हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या आप कह सकते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से होता है, सिविल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से होता है। तो हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे, स्ट्रेस क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म मतलब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चेंजेस ईजिली हो जाते हैं। कुछ हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको इस तरीके से खींच रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कैसे बल से जुड़े होते हैं? ससंजन बल के कारण, जिसे कोहेजन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट को खींचने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये जो खींचने से रोक रहे हैं मतलब रेजिस्ट कर रहे हैं, कि आप बॉडी खींच रहे हो तो वो खींचे ना, रेजिस्ट जो कर रहे हैं, इस रेजिस्ट जो करने की एबिलिटी है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए आगे लिखा हुआ है कि दिस रेजिस्टेंस बाय विच मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोज द डिफॉर्मेशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बिल्कुल ईजिली बच्चों समझ जाए इसको, डेफिनेशन को, कि जो ये रेजिस्टेंस होता है इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। अब बात ये आती है फिर आगे कि विद इन अ सर्टेन लिमिट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन ब्रॉट आउट ऑन द मटेरियल बाय द एक्सटर्नल फोर्स। होता क्या, जैसे एक रबड़ का एग्जाम्पल लेते हैं, हमें भी टीचर वही सिखाते थे, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे इलास्टिक रबर होती है, आप रबर को खींचते हैं, ठीक है, तो वो ईजिली खिंच जाती है, और जब आप उस पर फोर्स हटा देते हैं तो वो वापस अपनी उसी शेप में आ जाती है। तो इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, जिसमें लगाया गया बल और जो उसमें चेंज हो रहे हैं वो इक्वल प्रोपोर्शनल में चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर हम बल को ज़्यादा लगा दें, मतलब उस रबड़ को और खींच दें, तो वो टूट भी जाती है, ठीक है। तो ये रबड़ खींचना और टूटना, इसको इंजीनियरिंग के टर्म में किस तरीके से देखता है कि जब जहाँ तक आप बल लगा रहे हैं और जितना उसका रेजिस्टेंस वाला बल है, जो रेजिस्टेंस का जो फोर्स है, जो रबड़ के मॉलिक्यूल लगा रहे होंगे, आपका लगाया गया बल अगर उसके रेजिस्टेंस लगाए गए बल से ज़्यादा हो जाएगा, तब रबड़ जो है टूट जाएगी, ठीक है। और वो तब तक इक्विलिब्रियम में रहती है जब तक आपके द्वारा लगाया गया बल और रजिस्ट किया गया बल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो लिखा विद इन दिस इलास्टिक लिमिट द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड लोड। इस लिमिट में जो है, जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्लाइड लोड के इक्वल होता है, कि जितना आप बल लगा रहे हो उतना ही वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उस इलास्टिक स्टेज के बाद जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का, अगर वो लेस हो जाए, मतलब कम हो जाए लगाए गए बल से, तो डिफॉर्मेशन होता चला जाता है और बाद में जाके जो रबड़ है वो टूट जाती है, मटेरियल टूट जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, जैसे स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वहाँ पे आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इलास्टिक लिमिट है, सेपरेट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिकली स्ट्रेस की बात कर रही थी कि स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। तो अब इसकी वो डेफिनेशन देखते हैं जो अक्सर बच्चों से पूछी जाए तो वो वही बताते हैं, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है बच्चों, कि द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज द स्ट्रेस। जो वो रेजिस्टेंस का फोर्स है, ठीक है, वो पर यूनिट एरिया पे कितना लगता है, उसको अगर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द लोड और द फोर्स। और जो आप बाहर से बल लगा रहे हैं उसको बोलते हो आप लोड बोलते हो या फोर्स बोलते हो, ठीक है। उसके बाद लोडेड मेंबर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये मैंने आपको भी बताया था कि जो आपका मटेरियल है या जो आपका कंपोनेंट है वो तब तक इक्विलिब्रियम में रहता है जब तक आपके द्वारा लगाया गया बल और मटेरियल के द्वारा रजिस्ट किए गए फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। आप जैसे ही फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे और उसकी रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी तो मटेरियल फेल होना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद आता है बच्चों कि मैथमेटिकली स्ट्रेस को किस तरीके से लिखते हैं। ये होती है डेफिनेशन, सिग्मा इक्वल एफ अपॉन एरिया, जो इसका फॉर्मूला है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, एरिया मीटर या स्क्वायर में हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, एफ अपॉन ए, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स और ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेसिक फॉर्मूला है बिल्कुल, सॉम की स्टार्टिंग है, ठीक है, स्ट्रेस से ही होती है। तो ये था बच्चों स्ट्रेस के बारे में। अगली वीडियो में हम आपको टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ाएंगे, स्ट्रेस कितने तरीके के होते हैं और स्ट्रेन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेता हूँ, बस मुश्किल से 10 मिनट की होती है, तो अभी आज मैं सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेन को हिंदी
में बोलते हैं, हमने जितना भी पढ़ा कि जब हम किसी बॉडी पे क्या कहते हैं फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रेन में भी बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई कंपोनेंट है, ठीक है, इसको आपने ऐसे इसको खींचा तो क्या होगा बच्चों, इसकी थोड़ी सी लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी ये वाली। तो ये जो लंबाई बढ़ जाती है, यहाँ मान लीजिए इसकी लंबाई L थी, हालांकि इसको आपको बताया भी जाएगा, और खींचने के बाद इसकी लंबाई डेल्टा L, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या कहते हैं कि जो चेंज हुआ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि डेल्टा L अपॉन L। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया स्ट्रेन का, एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो वो टाइप में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि ये सिर्फ डेफिनेशन में इतना ही है कि जब when a body is subjected to some external force, there is some change of dimension of the body. The ratio of change of the dimension of the body to the original dimension is known as the strain. जो भी डायमेंशन में चेंज होता है वो चाहे डायमेंशन में कमी हो या बढ़े, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को दबाते हो तो उसकी लेंथ कम भी हो जाती है, ठीक है। तो जो भी उसकी डायमेंशन में चेंज हो रहा है वो चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन जो पहले थी, उसका जो आप रेशियो निकालते हैं उसको स्ट्रेन बोलते हैं, और इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस यूनिट है। वो इसलिए है बच्चों क्योंकि डायमेंशन में भी आपको बता रहा था कि ऊपर डेल्टा एल है, तो लेंथ की यूनिट भी सपोज कीजिए मीटर लिख रहे हो और नीचे ओरिजिनल डायमेंशन है, नीचे भी मीटर लिख रहे हो तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन का बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।